गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने गांधी जी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को पढ़ा था, आज हम गांधी जी के पाठ्यक्रम से संबंधित क्या विचार थे, यानी कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम क्या हो, उससे संबंधित विचारों को आज हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। गांधी जी एंड करिकुलम। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आज हम उसके बारे में विचार करते हैं। तो बच्चे, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है, गांधी जी ने एक स्कीम चलाई थी, वर्धा स्कीम, जिसको क्या बोलते हैं, वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम के अंतर्गत गांधी जी का पूरा फोकस इसी पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। गांधी जी हमेशा सुझाव देते थे कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। वो पाठ्यक्रम, फर्स्ट पॉइंट है आधारभूत शिल्प, यानी कि बेसिक क्राफ्ट। गांधी जी ने उत्पादन शिल्प, प्रोडक्ट क्राफ्ट को शिक्षा का माध्यम बनाया। वो कहते थे कि बच्चों को बेसिक क्राफ्ट की जानकारी दी जाए, ताकि बच्चा पहले करके सीखे, यानी कि डूइंग बाय लर्निंग। करके सीखने पर गांधी जी का विशेष बल था। जैसे इस शिल्प के अकॉर्डिंग कृषि से संबंधित कार्य, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित, या फिर काश्तकार, या फिर बगीचों, गार्डनिंग का जो कार्य होता है, वो क्या है, ये आधारभूत शिल्प की श्रेणी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे, गांधी जी चाहते थे कि पाठ्यक्रम में ये आधारभूत शिल्प आवश्यक हो। नेक्स्ट, मातृभाषा, मदर टंग। गांधी जी के अनुसार संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो भी वहाँ की मातृभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। मातृभाषा को ही गांधी जी शिक्षा का आधार मानते थे। तो थर्ड, दूसरे विषय यानी कि अदर सब्जेक्ट में गांधी जी क्या चाहते थे, अनेक विषयों में वो चाहते थे कि इन सभी विषयों के साथ साथ गांधी जी चाहते थे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला, ड्राइंग, संगीत आदि भी बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल हो, ताकि बच्चा इनसे नॉलेज गेन कर सके और अपने जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ गांधी जी लड़कियों को विशेष रूप से गृह विज्ञान की शिक्षा देना चाहते थे। तो गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो गांधी जी इन विषयों की शिक्षा भी बच्चों को देना चाहते थे। उसके साथ साथ शिक्षण विधियां, मेथड ऑफ टीचिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। पहला, शिल्प द्वारा शिक्षा। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि उत्पादन, जिस कार्य में उत्पादन होगा और उत्पादन से बच्चे प्रोडक्टिविटी करेंगे, उसको सीखेंगे कि कैसे जो है गार्डनिंग की जाती है, किस तरह से कृषि की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है शिल्प श्रेणी के अंदर आती हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को शिल्प द्वारा शिक्षा दी जाए। उसके बाद मातृभाषा शिक्षण, मदर टंग, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मातृभाषा में भी वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि जब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और गांधी जी वैसे भी बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा देने के पक्ष में थे। गांधी जी की आइडियोलॉजी रही है, गांधी जी नेचुरलिज्म में विश्वास करते थे, प्रकृतिवादी भी थे, और साथ ही साथ आइडियोलॉजी भी उनकी ये रहती थी कि आदर्शवाद भी हो बच्चे,
यानी कि स्वतंत्र रूप से भी बच्चा एजुकेशन ले और साथ के साथ जो है बच्चा अनुशासन में भी रहे, ताकि शिक्षा के साथ साथ बच्चा अनुशासन के गुण भी अपने अंदर विकसित कर सके। नेक्स्ट, सह संबंध तकनीकी शिक्षा, द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। अगर देखा जाए तो शिल्प शिक्षा के साथ साथ सह संबंध टेक्निक भी गांधी जी चाहते थे। देखिए, जितना हम सह संबंधित तरीके से एजुकेशन लेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, एक विद्यार्थी के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सह संबंध का जो सिद्धांत है वो एकीकरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और ज्ञान हमेशा क्या होता है, संगठित होता है। ज्ञान को विभिन्न भागों में विभाजित करना उचित नहीं है। यदि हम ज्ञान को विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन का अभाव ज्ञान के अंदर रहेगा। तो ज्ञान हमेशा संगठित होकर भी लिया जाता है। तो ये सब गांधी जी चाहते थे कि सह संबंध की टेक्निक भी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट है भाषण विधि। लेक्चर मेथड के भी पक्ष में गांधी जी रहे हैं और वो कहते थे कि क्वेश्चनियर मेथड भी हो, साथ के साथ डिस्कशन मेथड भी हो, ताकि कभी कोई किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन जो है अपना पूछे, और क्वेश्चन जब क्लियर होता है तो विद्यार्थी को कहीं ना कहीं एक आत्मिक शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। उससे उसके मन में जो उत्कंठा पैदा हो रही है, उसके मन में जो जिज्ञासा हो रही है, अगर बच्चे को वो सुझाव, वो सजेशन मिल जाए, उस क्वेश्चन का सल्यूशन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बालक के मन में अलग अनुभूति होगी और वो अपने ज्ञान का विस्तार करता रहेगा। तो इस तरीके से गांधी जी पक्ष में थे कि बालकों को डिस्कशन मेथड के माध्यम से भी पढ़ाया जाए। अगर बेसिक रूप से कहा जाए, संक्षेप में गांधी जी सहयोगपूर्ण शिक्षा के पक्ष में थे, नियोजन के पक्ष में थे और सक्रिय और व्यक्तिगत दायित्व के सिद्धांत पर आधारित शिक्षा के पक्ष में गांधी जी हमेशा रहते थे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है बच्चे अनुशासन, डिसिप्लिन। गांधी जी के अनुसार अनुशासन क्या था? अनुशासन अगर देखा जाए तो व्यक्ति यदि अपने मन पर नियंत्रण करे और साथ के साथ अपने विचारों को उपयोगी बनाए और ये देखे कि हमें ये विचार यहाँ रखना है या नहीं रखना है, परिस्थितियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करे, तालमेल बिठाए, वही गांधी जी के अनुसार अनुशासन। गांधी जी हमेशा कहते थे कि आंतरिक अनुशासन भी विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, जो उसको अधिक नियंत्रित करता है। अनुशासन के अंतर्गत रहकर ही विद्यार्थी अपने जीवन में एक कहीं न कहीं वो विकास कर पाता है जो एक सच्चा विकास होता है। तो इस तरीके से गांधी जी हमेशा बालकों को उचित अनुशासन और प्रशिक्षण पर विशेष बल देते थे। ये गांधी जी की बच्चे अपनी ही एक आइडियोलॉजी रहती थी और इसी के अकॉर्डिंग ही गांधी जी जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देने के पक्ष में थे। इसके साथ साथ शिक्षक के बारे में क्या थॉट्स थे? देखिए बच्चे, जब भी शिक्षक का जिक्र होता है, शिक्षक माने तो टीचर, गांधी जी शिक्षक को बहुत ही उपयोगी और योग्य शिक्षा प्रणाली में मानते थे, क्योंकि शिक्षा प्रणाली का टीचर एक अभिन्न अंग होता है। टीचर कहीं ना कहीं बच्चों को मार्गदर्शक देता है, उसको सही मार्ग पर चलाने में सक्षम करता है और टीचर पर ही हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का भावी भविष्य टिका हुआ होता है। तो शिक्षक कहीं ना कहीं गांधी जी चाहते थे शिक्षक के अंदर गुण हो। क्या गुण हो? शिक्षक के अंदर सबसे पहले जन सेवा की भावना हो, यानी कि विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक हमेशा तैयार रहे। उसके साथ साथ नेक्स्ट, शिक्षक के अंदर ज्ञान होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए
और शिक्षण के प्रति समर्पण एक शिक्षक की विशेष क्वालिटी होती है। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षक के अंदर ये सभी विचार होने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ शिक्षक देशभक्तिपूर्ण होना चाहिए, सदा चरित्रवान होना चाहिए और उचित दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए। तो शिक्षक से संबंधित गांधी जी के ये विचार थे। इसके साथ साथ बच्चे विद्यालय, स्कूल के विषय में गांधी जी के विचार बहुत ही उत्तम थे। वो कहते थे कि विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, एक उचित मार्गदर्शक जो बच्चों को दिखाती है और उसको जो है एक जीवन मूल्य के लिए तैयार करती है। तो विद्यालय भी का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय से ही बच्चे को ये आभास होता है कि उसको अपने जो है जीवन में किस तरीके से एक केंद्र भाव में रह के आगे बढ़ना है। और शिक्षा के अन्य पक्षों के बारे में गांधी जी का और भी विचार था। इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। बच्चे, गांधी जी हमेशा से ही स्त्री शिक्षा के पक्षधर रहे हैं। स्त्री को शिक्षा देना गांधी जी का लक्ष्य भी था और गांधी जी नारी उत्थान के बारे में सोचते भी थे। हमारे देश में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही नारियों के ऊपर अत्याचार होते हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, नारी अगर एक घर को स्वर्ग बनाने में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नारी को, जहाँ पे नारी को पूजा जाता है वहाँ कहा जाता है कि साक्षात देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ पे साक्षात देवता निवास करते हैं और उस घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ साथ गांधी जी कहते थे कि एक नारी 2 परिवारों को शिक्षित करती है। नारी के बहुत से रूप भी हैं। नारी कहीं न कहीं पत्नी, एक माता का रोल निभाती है और अपनी भूमिका अच्छे से निभाना नारी को और भी सशक्त बनाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि नारी को शिक्षा देना चाहिए। यदि एक स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहेगी। उसको पता होगा कि उसके अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। स्त्री शिक्षा का समर्थन गांधी जी हमेशा ही करते आए हैं। तो कहीं न कहीं गांधी जी चाहते थे कि स्त्री को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है और गांधी जी हमेशा ही स्त्री को एक समाज का एक विशेष अंग मानते थे। तो इस तरीके से गांधी जी के शिक्षा से संबंधित ये विचार रहे हैं बच्चे। और आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करेंगे वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भी गांधी जी की ही तरह एक महान शिक्षाविद थे। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी विशेष योगदान रहा है। वो हमेशा से ही समाज को ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते थे और राष्ट्र प्रेम तो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। राष्ट्र से बड़ा प्रेम था, देश से बड़ा प्रेम था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में अगर हम बताएं, अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता, जिसको पश्चिम बंगाल बोला जाता है, वहाँ हुआ। वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षक उनको घर पर पढ़ाने के लिए आते थे। उनके पिता उन्हें
हमेशा से ही वेदों का, उपनिषदों का और ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान देते थे। कुछ समय तक कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में भी वो पढ़ने गए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर परंपरागत पढ़ाई के पक्षधर नहीं थे। वो स्कूली शिक्षा के इतने पक्षधर तो थे, लेकिन जो स्कूली शिक्षा के अंदर परंपराएं होती हैं उनमें उनका मन नहीं लगता था। कहने का मीनिंग ये है बच्चे कि रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं और वो चाहते थे, वो रटने पर बल नहीं देते थे, केवल और केवल वो पुस्तकीय ज्ञान। देखिए, एक तो होता है पुस्तकीय ज्ञान और एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान के पक्ष में वो नहीं थे, वो सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान के पक्षधर थे। आपने शिक्षा ली है वो एक अलग बात है, लेकिन आप उस शिक्षा को अप्लाई कर रहे हो, आप उस शिक्षा को कहाँ यूज़ कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो वो शिक्षा को कहीं ना कहीं बच्चे व्यवहार में लेके आना चाहते थे और इसी ही कारण उन्होंने विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1913 के अंदर उनको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि प्रदान की। 7 अगस्त 1941 को भारत के इस महान कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद और साहित्यकार का देहांत हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदाई घटना रही है। लेकिन ये ऐसे महान विद्वान रहे हैं कि इनके विचार आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। सच यही है कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक विश्व विभूति थे। बच्चे, अगर देखा जाए, ये हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में पढ़ा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ और भी महान विद्वान वहाँ से निकले हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। उनके भी बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में तो नहीं, थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना विशेष योगदान दिया। और बंगाल के बारे में मैं क्या कहूँ, बंगाल से बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति निकले हैं। उन्हीं में से एक बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके साथ साथ राजा राम मोहन राय, उसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। ये एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए ऐसे कार्य किए जो राष्ट्र को विशेष उन्नति और प्रगति पर लेके गए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से बहुत सी ऐसी चीज़ें भी निकली हैं। पश्चिम बंगाल का अगर देखा जाए तो बच्चे, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो, क्योंकि वो हमारे लिए वाणिज्यिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर चाय के बागान पाए जाते हैं। और 2 जगहों का मैं जिक्र करना चाहूँगा वहाँ पे। एक तो सिलीगुड़ी के साथ साथ एक जगह और है, वो है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के अंदर अगर देखा जाए तो व्यापारिक गतिविधियां विशेष रूप से अच्छी रही हैं और वहाँ के लोगों, आप देखें, इतने टैलेंटेड लोग अगर वहाँ से निकले हैं तो वहाँ के लोग तो और भी अच्छे रहे हैं। अच्छा, दार्जिलिंग मोड़ पर ही, दार्जिलिंग एरिया के अंदर ही एक जगह पड़ती है डागापुर का भी अपना एक विशेष महत्व रहा है। वहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है जो बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ पे 2 गोत्र के लोग अतिथि देवो भव को फॉलो करते हैं, यानी कि मेहमान का बहुत से अच्छा स्वागत करते हैं। वो हैं राय और चित्री लोग बहुत ही नेक, सच्चे और ईमानदार होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो आगे हम अपने टॉपिक पर ही आते हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बच्चे, जिस तरीके से हमने महात्मा गांधी को पढ़ा, वैसे ही हम आज रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उनके क्या क्या सिद्धांत थे, उनकी एजुकेशन को लेके क्या फिलॉसफी थी, उनके क्या विचार थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
सबसे पहला थॉट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। रविंद्रनाथ टैगोर अगर देखा जाए तो बच्चे वो प्रकृतिवादी फिलोसफर हुए। बच्चों को वो विशेष स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। वो कहते थे कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा दी जाए और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे स्वतंत्र तरीके से वो सीख सकें, अपना ज्ञान हासिल कर सकें। और ये कहीं ना कहीं आज भी अप्लाई होता है बच्चे, क्योंकि यदि बच्चों को स्वतंत्र सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वतंत्र सीखने के लिए बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, अच्छा सीखते हैं। क्योंकि स्वतंत्र रूप से सीखना बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को रुचिकर भी होता है और बच्चा इंटरेस्ट के साथ स्वतंत्र तरीके से सीखता है। तो कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी स्वतंत्रता के सिद्धांत को फॉलो करते थे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम का सिद्धांत रविंद्रनाथ टैगोर जी का सिद्धांत है, वो यही उनका मौलिक सिद्धांत भी है। उसके बाद नेक्स्ट है रचनाशील आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहने का मीनिंग ये है, वो ऐसा सोचते थे कि बच्चे के अंदर बौद्धिक पक्ष विशेष रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि बालक का बौद्धिक पक्ष मजबूत नहीं होगा तो वो रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। और रचनात्मक कार्य क्या होता है बच्चे, जैसे कोई पेंटिंग बनाना, कोई संगीत की कला है किसी के अंदर, कोई अच्छी चित्रकला कर लेता है, कोई अभिनय कर लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है। ये सभी क्या होते हैं, रचनात्मक कार्य। और रचनात्मक कार्य कहीं न कहीं आत्म अभिव्यक्ति को भी परिचित करते हैं। वो बताते हैं एक व्यक्ति कितना सशक्त है और एक व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट है और कितना वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। तो इस तरीके से रचनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहा है। उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप। रविंद्रनाथ टैगोर जी मानवीय संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके के समर्थक और पक्षधर रहे हैं। वे चाहे एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ किसी भी तरीके के संबंध हैं, वो चाहते थे कि वो संबंध कैसे हों, सौहार्दपूर्ण हों, प्रेम भाव हो उनके अंदर। और वो हमेशा चाहते थे कि यदि इस तरीके का वातावरण प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर हो, वो मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से अपने विचार शेयर करेंगे, क्योंकि मिलजुल के जो वर्क किया जाता है उसका अपना ही आनंद होता है। और ऐसे ही बहुत से व्यक्ति तैयार होते हैं। तो हमें मिलजुल के चलना चाहिए और हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सपोर्ट एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके जाता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम शिक्षा वही शिक्षा है जो सौहार्दपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों को दी जाए। तो कहीं ना कहीं वो कहते थे हमें विश्व के समूचे अस्तित्वधारियों के साथ सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। तो ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा से संबंधित थे। शिक्षा से संबंधित इस तरीके के विचार रविंद्रनाथ टैगोर के रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनका एक और फिलोसफिकल दर्शन है, वो क्या है, प्रकृति के साथ संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विद नेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिज्म में इनका बिलीव था। और वो कहते थे कि कहीं ना कहीं मनुष्य या विद्यार्थी प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, प्रकृति की गोद में जाके उसको शिक्षा लेनी चाहिए, तभी वो अच्छा सीख पाएगा। और वो हमेशा कहते थे कि बच्चों को प्रकृतिवाद की यदि शिक्षा दी जाएगी, प्रकृति के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाएगा,
तो उनके अंदर आध्यात्मिकता भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आत्मिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एक शिक्षाविद की और चर्चा की जाती है, वो है रूसो। रूसो भी प्रकृतिवादी रहे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवादी रहे हैं। तो रूसो के अकॉर्डिंग प्रकृति सर्वोत्तम, सबसे उत्तम प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण है। संक्षेप में उनके शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। तो आज हमने रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन पढ़ा, एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कल हम बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर के एम्स, जो शिक्षा से संबंधित उनके एम्स थे वो क्या थे, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, शिक्षा को लेके उनके उद्देश्य क्या थे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। इसके लिए मैं यहीं पे ही विराम लगाता हूँ और थैंक यू, धन्यवाद।